आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, यानी जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो क्या हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर क्या है कि एक मेटल और उसके साथ बॉन्ड बनता है किसका कार्बन। ठीक है, मेटल का बॉन्ड होता है किसके साथ, कार्बन के साथ, वो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हमने इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसी को हम आगे कर लेते हैं आज। ठीक है, नामकरण हमने स्टार्ट किया था। तो नामकरण हम किस तरह से करते हैं कि जैसे हमने कल वाली क्लास में किया था, जैसे हमने ले लिया कोई भी फेनिल सोडियम। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, फेनिल जो समूह है यानी जो बेंजीन रिंग है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, सोडियम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फेनिल सोडियम। इनका नाम क्या है, बहुत कॉमन है। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप की एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने क्या किया कि हमने क्या किया कि ऐसे कोई यौगिक लिए, जैसे हमने सिलिकॉन लिया, बोरोन लिया, तो ये सारे जो एग्जांपल है सिलिकॉन, बोरोन, ये अपने हाइड्राइड के फॉर्म के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, इनका नामकरण करेंगे, तो इनका नाम भी हम कैसे लिखेंगे, इनके हाइड्राइड के नाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमने क्या किया, हमने लिखा CH3 की होल और SI। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो हाइड्राइड होता है उसको बोला जाता है सिलेन से। ठीक है, सिलिकॉन का जो हाइड्राइड है उसको किससे बोला जाता है, सिलेन से बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट यौगिक है, तो इसका नाम भी क्या होगा, सिलिकॉन के हाइड्राइड के नाम के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे इसका नाम क्या होगा, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, प्रतिस्थापी क्या है, टेट्रा मैथिल। ठीक है, और जो सिलिकॉन है इसको सिलिकॉन ना लिख के क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर सिलेन लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे यौगिक जो कि हाइड्राइड के फॉर्म में जाने जाते हैं, तो उनका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम भी किससे लिखा जाएगा, उसके हाइड्राइड के नाम के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोजन ना जुड़कर यहाँ पर क्या जुड़ गए, 4 मैथिल ग्रुप जुड़ गए। यानी यहाँ पर अगर ये होता SiH4, ये क्या होता, सिलेन होता। ठीक है, ये क्या होता, सिलेन। लेकिन हमने क्या कर दिया, ये 4 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, 4 मैथिल ग्रुप से। तब ये क्या बन गया, हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया, कार्बोहाइड्रेट यौगिक बन गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, मैथिल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जब भी हम नामकरण लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, सिलेन से लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिल सिलेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एग्जांपल है कि अगर हम क्या करें, 2 यहाँ पे मैथिल ग्रुप ले लें और 2 यहाँ पे क्या ले लें, क्लोरो ले लें। ठीक है, तो इसका नाम किस तरह से होगा कि हमने डाईमेथिल डाइक्लोरो सिलेन। ठीक है, ये क्या है, डाईमेथिल डाइक्लोरो, और ये हमारा क्या है, सिलेन। डाईमेथिल डाइक्लोरो सिलेन, इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल अगर हम बोरोन का लेते हैं, तो बोरोन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बोरोन टेट्राहाइड्राइड बनाता है, जिसे हम बोरेन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन की जगह हम 4 मैथिल ग्रुप ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिल बोरेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिल बोरेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर हमें करना है, नामकरण करना है। ठीक है, ये हमारे दूसरे तरह के एग्जांपल है। पहले एग्जांपल सिंपली ये थे कि कोई भी कार्बन की कोई सीरीज है जो जुड़ी हुई है किसी भी मेटल के साथ, जैसे ये है, तो इसको लिखा जाता है क्या, फेनिल सोडियम से। ठीक है, अब थर्ड टाइप के क्या होते हैं कि अगर हमने क्या किया, कोई भी मेटल है, मेटल के साथ हमने क्या किया, ऐसे कोई लिगेंड जोड़े जो कि क्या है, कार्बन से रिलेटेड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है। इसके अलावा हमने ले लिया क्या, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल क्या होता है, C5H5 होता है, C5H5 ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये भी क्या है, यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, यानी कार्बन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मेटल के साथ। ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इस तरह के अगर कोई कंपाउंड लेते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, बाई या ट्राई की जगह क्या यूज किया जाता है, बिस यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इसका, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, एग्जांपल मिल रहे हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के, कि कार्ब धातु क्योंकि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमें एग्जांपल मिलते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल लिया हमने, ये थर्ड टाइप है C5H5, इसका ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, इसको C5H5 को साइक्लोपेंटाडाइइनाइल बोला जाता है, ठीक है। ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, टाइटेनियम के साथ, ठीक है। इसके हमने क्या किए हैं, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई लिगेंड जो है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑक्साइड जो क्यूबिक है, तो इसमें क्या है, मेटल के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर कोई हमारा बड़ा लिगेंड है तो उसके नाम के आगे बिस या ट्रिस लगाया जाता है। सिंपल कोई अगर लिगेंड है तो उसके आगे बाई या ट्राई ये वाले नोमेनक्लेचर काम में लिए जाते हैं। तो इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा कि ये क्या है, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, उसके बाद मेटल है टाइटेनियम एंड डाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होगा, बिस, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, C5H5 माइनस होता है, ये इसका नाम, ये नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। इसके बाद में मेटल है हमारी टाइटेनियम, और ये क्या है, डाइकार्बोनेट, डाइकार्बोनेट, ठीक है। इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। और ये हमारे क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऐसे कोई कंपाउंड ले, जैसे हमने सब्स्टिट्यूएंट में कोई कंपाउंड लिया है और उसके ऊपर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके ऊपर मान लिया यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि एक ही ग्रुप है, तो सिंपल हम क्या लिखते हैं यहाँ पे मेथिल साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो हम उसकी पोजीशन भी साथ में लिखते हैं, जैसे जैसे कि हमने क्या किया, ये कि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर 3 ब्रोमीन के या ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारा एक लिगेंड है जो कि एक मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, जिंक के साथ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम जब लिखेंगे तो ये है बिस, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इसमें इन 3 ब्रोमाइड मॉलिक्यूल की पोजीशन हम साथ में लिखेंगे, तो ये क्या होती है 246, ये होती है 246 ट्राईब्रोमो, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, 3 ब्रोमीन लिए हैं यहाँ पे, तो तीनों की हम पोजीशन बताएंगे। तो ये क्या है 246 ट्राईब्रोमो, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, फेनिल के साथ या फिनाइल के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड हो गया, ठीक है। और मेटल हमारे पास कौन सी है, जिंक। इस तरह से इनका नाम लिखा जाता है। और ये भी एग्जांपल है किसका, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो फेनिल ग्रुप है, इसका ये जो कार्बन है, कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको जिंक को, और ये बॉन्ड बनाते हैं जिंक के साथ। तो जिंक कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो ये हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने कोई ऐसा मेटल लिया है जिसके बीच में कोई ब्रिस्ट लिगेंड जुड़ा हुआ है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या बनाता है, ब्रिस्ट कंपाउंड बनाता है, सेतु यौगिक बनाता है, ठीक है। बोरोन भी सेतु यौगिक का निर्माण करता है, लेकिन बोरोन को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं,
ज्यादातर नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है अगर कार्बन के साथ जुड़ता है, कार्बन यहाँ पर एज ए लिगेंड सामने आ रहा है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड, ये क्या है, ब्रिस्ट कंपाउंड है। ठीक है, इस ब्रिस्ट कंपाउंड में क्या है, एल्यूमिनियम के साथ लिगेंड की तरह जुड़े हुए हैं मैथिल ग्रुप। ठीक है, 6 मैथिल ग्रुप है, जिसमें से 2 क्या है, ब्रिस्ट है, और 4 क्या है जो कि फ्री है। ठीक है, तो इसका जब भी हमें नाम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रिस्ट कंपाउंड को किससे लिखा जाता है, म्यू से लिखा जाता है। ठीक है, अब ब्रिस्ट कंपाउंड कितने हैं, 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, डाई, डाई म्यू, और उसके बाद में आपके लिगेंड का नाम। ठीक है, अब लिगेंड का नाम क्या है, दोनों ही मैथिल है, डाई हमने पहले लगा दिया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैथिल। ठीक है, उसके बाद में बाकी के लिगेंड क्या है, 4 मैथिल ग्रुप बचे हुए हैं, तो ये क्या है, टेट्रा मैथिल। ठीक है, ये हमारे सारे लिगेंड के नाम आ गए, 2 ब्रिस्ट के आ गए, यानी डाई म्यू मैथिल, ये दोनों ब्रिस्ट के हो गए, 4 हमारे फ्री हैं, तो टेट्रा मैथिल, ये हमारे सारे लिगेंड के नाम आ गए। ठीक है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम भी हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई एल्यूमिनियम। ठीक है, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से आपको इसको याद रखना। ठीक है, ये हमारा एक तरह से नोमेनक्लेचर हो गया, और एक तरह से हमारे एग्जांपल हो गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके अंदर, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है, कि मेटल जुड़ा हुआ है किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, यानी मेटल जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। अब यहाँ पर जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, ईएन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है, हम मेटल डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या रहेगा, कार्बन, कार्बन की जो ईएन होती है वो होती है हमारी लगभग 2.5। ठीक है, अब ऐसे कोई मेटल लेते हैं जिसकी ईएन की वैल्यू बहुत कम है, तो वो अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो जो कंपाउंड बनेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक बनेगा, वो क्या होगा, आयनिक प्रकृति का होगा। लेकिन अगर हम ऐसा कोई मेटल लेते हैं जिसकी ईएन जो है कार्बन की ईएन के लगभग एक बराबर है, यानी 1.5 से 2 के बीच में है, मेटल की ईएन जो है 1.5 से 2 के बीच में है, तो मेटल और कार्बन के बीच में ईएन का डिफरेंस बहुत कम रह जाता है, तो ये कौन से यौगिक बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स या सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ऐसा कोई मेटल लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है पाई के, यानी डीलोकलाइज, जो विस्थानीकृत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे की तरफ कार्बन और मेटल के बीच में, तो वो हमारे यौगिक जो है वो कौन से हो जाएंगे, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बंद यौगिक। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, तो ये 3 टाइप पर होता है, और ये बंध की प्रकृति के आधार पर होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को शॉर्ट में OMC से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बंध की प्रकृति के आधार पर हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बंध की प्रकृति के आधार पर इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप आता है वो होता है आयनिक, आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होंगे, जब हम क्या करें, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, उसको ऐसी मेटल से जोड़ते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से 1 के बीच में, यानी दोनों की ईएन का बीच का डिफरेंस ज्यादा हो, तो वो कौन से कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक यौगिक बनाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा टाइप होता है कौन सा, सहसंयोजक। ठीक है, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, ये शॉर्ट में बता रही हूँ। सहसंयोजक यौगिक कौन से होंगे, जब मेटल और कार्बन के बीच में
EN का डिफरेंस कम होता है। जैसे हमने कार्बन ले लिया 2.5 EN का, लेकिन मेटल जो लिया वो 1.5 से 2 के बीच में, तो ये यौगिक कौन से बनाएंगे, सहसंयोजक। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बंद यौगिक। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बंद यौगिक, यानी यहाँ पे क्या है कि मान लिया हमने कोई मेटल लिया, मेटल के पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, खाली कक्षक है, तो वो क्या करता है, कोई भी, जैसे हमने एल्कीन, तो एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको ले लेता है और इसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, यानी आसानी से ये क्या हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे जो यौगिक बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंद यौगिक। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बंध की प्रकृति के आधार पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं और उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं वो होते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, जैसा कि हमने ये बताया कि अगर ऐसी कोई मेटल जो बहुत ज्यादा विद्युत धनी है, ठीक है, वो बॉन्ड बनाती है किसके साथ, कार्बन के साथ। यानी ऐसी मेटल जो बहुत विद्युत धनी का मतलब क्या है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 1.2 से कम है। ठीक है, ऐसी कोई मेटल जो क्या है, विद्युत धनी है, ना कि विद्युत ऋणी। ठीक है, और इसकी जो EN है वो क्या होती है, 1.2 से कम होती है। ठीक है, क्या होती है, EN की वैल्यू जो है वो 1.2 से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, EN 1.2 से क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप इसके, कार्बन की 2.5 होती है, तो ये हमारे आयनिक यौगिक बनाएंगे। अब इनके एग्जांपल है जैसे मैथिल सोडियम। ठीक है, कार्बन है, कार्बन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ। तो कार्बन जो है उसकी EN क्या होती है, 2.5 होती है। सोडियम जो है इसकी EN 1.2 से कम होती है। तो ये हमारे कौन से आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पोटेशियम की बात करें, ठीक है, ये क्या है, एथिल सोडियम है, ये क्या है, एथिल पोटेशियम है, ये भी क्या है, एक तरह का आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब क्या है कि ये जो है किसी भी विलायक के अंदर हमेशा आयन की फॉर्म में हमें मिलेगा, यानी धातुओं पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, कार्बन की सीरीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और ये किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आसानी से सोल्यूबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी विलायक में इसको रखेंगे तो ये आसानी से दो चार्ज में आसानी से ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसी के अलावा जैसे मैग्नीज है, तो मैग्नीज की जो EN होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या है, डाई एथिल मैग्नीज। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक तरह का आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसमें मेन पॉइंट जो है याद रखने वाले वो क्या है, पहला डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी आयनिक यौगिकों की, कि जब मेटल की EN 1.2 से कम होती है, या मेटल जो है वो बहुत ज्यादा विद्युत धनी होती है, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये जो कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, ये कौन सा होता है, आयनिक यौगिक होता है, क्योंकि इसमें आयनिक प्रवृत्ति पाई जाती है EN की डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आयनिक यौगिक जैसे होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन विलायकों में विलय नहीं होते, यानी अगर हम आयनिक यौगिक ले रहे हैं तो इनका आयनाइजेशन यानी आयनन आसानी से होगा। अगर आयनन आसानी से हो रहा है तो ऐसे कोई सोलवेंट है या विलायक है जो कि
आसानी से आयनित नहीं होते हैं, यानी नॉन पोलर जो है, अनआयनित जो सॉल्वेंट होते हैं, विलायक होते हैं, उनमें ये आसानी से नहीं घुलेंगे। हमें पता है कि सेम सेम को डिसोल्व करता है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास सोल्यूट या विलय ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलता है। अगर हमारे पास सोल्यूट अध्रुवीय है तो वह अध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलता है। इसी तरह से आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, आयनन इनका आसानी से होता है, तो ये ऐसे विलायकों के अंदर घुलते हैं जो कि आयनित हो सकते हैं आसानी से, यानी जो ध्रुवीय होते हैं। और अध्रुवीय विलायकों जैसे कि बेंजीन, इसके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, इनके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। यानी नॉन पोलर जितने भी सोलवेंट हैं उनके अंदर आयनिक यौगिक विलय नहीं होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट कि ये आयनिक यौगिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं। इनमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि हमें पता है ये पोलर है, आसानी से ये चार्ज का सेपरेशन करते हैं, चार्ज का स्थानांतरण करते हैं, आवेश का स्थानांतरण करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट या गति आसानी से होती है, जिसकी वजह से ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने सॉल्यूशन लिया है एथिल सोडियम का, तो एथिल सोडियम जो है इसके अंदर जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या वोल्टेज लगाया जाता है तो ये बहुत आसानी से दो आयन में की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से इस एल्किल सीरीज के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत आसानी से आ जाता है, और इसी की वजह से ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक, ठीक है। तीसरा और मेन पॉइंट इसका ये है कि ये आयनिक यौगिक जो है ये उभय अपघटनी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, ठीक है। थर्ड इसका पॉइंट क्या है कि ये उभय अपघटनी क्रियाएं दर्शाते हैं। उभय अपघटनी का मतलब क्या है, अपघटन का मतलब क्या होता है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, किसी भी अगर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसका क्या बन जाता है, दो चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज बन जाते हैं, ठीक है। उभय अपघटन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा आयनिक यौगिक है तो वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। जैसे ये लिया हमने एथिल सोडियम, ठीक है। एथिल सोडियम क्या है, आयनिक यौगिक है, ये ऐसे यौगिक के साथ रिएक्शन करता है जो कि आयनिक यौगिक नहीं है, जैसे हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। इनकी जब भी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, इससे आपके पास बनेगा C4H10, यानी ये एक तरह की ब्यूटेन बन जाएगी, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है, और ये दोनों जो आयन है ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। उभय अपघटनी का मतलब क्या है कि इन दोनों का ही अपघटन बहुत आसानी से हो गया, और अपघटन होने के बाद में जो आपका आयनिक पार्ट है, ठीक है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, वो आपस में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, सोडियम ब्रोमाइड, और ये आपकी क्या बन जाएगी, एल्केन की सीरीज। किस तरह से कि ये जो आयनिक यौगिक है इसमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन एल्केन ब्रोमाइड के अंदर ब्रोमीन के ऊपर या ब्रोमाइड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, कार्बन की सीरीज पॉजिटिवली चार्ज होती है। जब भी इनकी रिएक्शन होती है तो सोडियम हमेशा ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज का एथिल नेगेटिव चार्ज के एथिल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, यहाँ पर ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देता है। ये हमारी रिएक्शन होती है कि आयनिक यौगिक जो है इसके समान अगर हम कोई दूसरा यौगिक लेते हैं तो ये उभय अपघटनी अभिक्रियाएं दर्शाता है, एम्फी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में शो करता है, ठीक है। ये क्या होती है, एम्फी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। इसी की तरह इसका एक लास्ट पॉइंट और है आयनिक यौगिकों का, जो क्या है कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दिखाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जैसे हमने, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है।
लास्ट पॉइंट हमारा बचा है 6, यहाँ लिख देती हूँ इसको। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो क्या कह रहा है कि ये जो आयनिक यौगिक है ये क्या करते हैं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या फिर इन्हें क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये शो करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जैसे हमने रिएक्शन करवाई एथिल सोडियम की बेंजीन के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बनाता है फेनिल सोडियम, ठीक है, प्लस ये क्या बनाता है C2H6 यानी एथिल। ये एक तरह से क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन। सोडियम जो है वो एथिल की जगह किसके साथ जाके जुड़ जाता है, बेंजीन से जुड़ जाता है, फेनिल सोडियम का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के कहाँ पे जुड़ जाता है, एथिल पे जाके जुड़ जाता है, एथेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है, इथेन, और ये क्या बन जाता है, फिनाइल सोडियम। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी आयनिक यौगिकों की। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि आयनिक फॉर्म में होते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम दूसरा कोवलेंट कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक। तो जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनको हम कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है।